सो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ क्या होता है, इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दोहरे दंड आलेख। ठीक, सबसे पहले समझना है डबल बार ग्राफ में बेसिकली हम लोग दो बार के बारे में सीखेंगे। अगर यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो एक ये बार हो जाएगा, दूसरा ये बार हो जाएगा, दूसरा ये बगल वाला, एक ये दूसरा ये, एक ये दूसरा ये, एक ये दूसरा ये। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे कहें कि ये जो ब्लू वाला है इसको हम लोग, ये मान लो कि एक डेटा है, ये एक्स वाई जेड पी स्टूडेंट है, ये ये ब्लू वाला 6 माही परीक्षा परीक्षा है। ठीक है, एंड ये वाइट वाला जिसको हम डार्क नहीं किए हैं वो वार्षिक परीक्षा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड पी के बारे में बात करें कि एक्स वाई जेड पी एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों बार ग्राफ से हम लोग को ये दिखाया गया है कि 6 माही परीक्षा में बच्चे का मार्क्स कितना आता है और उसी स्टूडेंट का वार्षिक परीक्षा में मार्क्स कितना आता है। ठीक है, तो इसी पे हम लोगों का कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं, वो क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा ज्यादा सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही में अच्छा रहा। पहला, ओके, तो देखो पहले हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाना है। ब्लू वाला क्या 6 माही परीक्षा को दर्शा रहा है, व्हाइट वाला क्या वार्षिक परीक्षा को दर्शा रहा है। मतलब ये वाला जो है 6 माही परीक्षा है और ये जो खाली है व्हाइट 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 ये वार्षिक परीक्षा को दर्शा रहा है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनता है ये समझो। क्वेश्चन ये बोला कि किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही परीक्षा में अच्छा रहा। कौन ऐसा विद्यार्थी है जिसका 6 माही परीक्षा में परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अच्छा देखो, सबसे पहले ये समझो, एक्स वाई जेड पी जो है ये स्टूडेंट वाला लाइन है और ये मार्क्स वाला यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मार्क्स बता रहा है, ये स्टूडेंट बता रहा है। तो एक्स वाई जेड पी क्या है, ये चारों स्टूडेंट है। अब हम लोगों को ये बताना है कि किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही परीक्षा में अच्छा रहा। अगर आंसर देने की कोशिश करें, किस विद्यार्थी का प्रदर्शन 6 माही परीक्षा में अच्छा रहा, ये 6 माही परीक्षा और ये वार्षिक परीक्षा, क्या इसका इस दोनों में से किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, वार्षिक में अच्छा है इसका। ठीक, ध्यान से देखोगे तो इसका 6 माही प्रदर्शन ज्यादा अच्छा है, ये वाले वाई का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, वाई का प्रदर्शन वार्षिक परीक्षा परीक्षा से वाई का प्रदर्शन वार्षिक परीक्षा से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए वाई का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है हम लोगों को, किस विद्यार्थी का प्रदर्शन दोनों परीक्षा में समान रहा। ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसमें वार्षिक और 6 माही दोनों परीक्षा में समान है। तो इस दोनों में तो समान नहीं है, इस दोनों में नहीं है, इस दोनों में नहीं है। यहाँ देखो पी का दोनों का समान है, वार्षिक और 6 माही दोनों का क्या है, दोनों में समान प्रदर्शन रहा है उसका। ठीक, दोनों में 20-20 मार्क्स आया है। उसी तरह से तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, पी का प्रदर्शन दोनों में समान रहा है। उसके बाद अगर हम लोग तीसरा देखें, किस विद्यार्थी का प्रदर्शन वार्षिक परीक्षा में अच्छा रहा। अब एक्स वाई जेड पी में कौन ऐसा विद्यार्थी है जिसका प्रदर्शन वार्षिक में अच्छा है। तो इसमें Z दिख रहा है ना हम लोगों को, यहां से देखो Z दिख रहा है, Z का जो प्रदर्शन है ना वार्षिक परीक्षा में अच्छा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, Z का प्रदर्शन। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब डबल बार ग्राफ में हम लोगों को 2 डेटा पता चल जाता है एक साथ में, जैसे कि यहाँ पे 6 माही परीक्षा के बारे में भी पता चल गया, वार्षिक परीक्षा के बारे में भी पता चल गया। तो यही होता है बेसिकली डबल बार ग्राफ का काम। ठीक है, हम लोग इसी तरह से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको उतार लीजिए, अगले टॉपिक में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। ठीक है, आंकड़ों का संगठन। देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये कुछ नंबर दिया हुआ है हम लोग को एग्जांपल के तौर पे 230171189605934991124। ठीक है,
तो जब भी हम लोग ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा पढ़ेंगे ना, आंकड़ों का संगठन, तो सबसे पहले हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब कि डेटा को एक पैटर्न में लिखते हैं, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम लोग डेटा को किस फॉर्म में लिखते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये है बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं पहले हम लोग डेटा को। तो इस डेटा को अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करने का कोशिश करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 0। अब टोटल 0 कितना है यहाँ पे, 1 2 2 है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे 1, तो टोटल 1 कितना है, 1 2 3 4, 3 4। ठीक है, उसके बाद 2 2 है यहाँ पे एक के बाद, तो 2 कितना है, 1, यहाँ पे 2। फिर उसके बाद 3 को ढूंढेंगे, 3 कितनी बार आया है यहाँ पे, 2 बार। उसके बाद 4 को ढूंढेंगे, 4 तो है नहीं इसमें, हाँ है 1। 5 को ढूंढेंगे, 5 कितनी बार है, यहाँ से 5 एक ही बार है। 6 को ढूंढेंगे, 6 नहीं है। फिर 7 को ढूंढेंगे तो 7 एक बार है। फिर इसी तरह से 8 को ढूंढेंगे तो 8 कितनी बार है, 8 भी एक बार है। उसके बाद 9 को ढूंढेंगे तो 9 कितनी बार है, 1 2 3 4 4। ठीक है, डेटा को बढ़ते या घटते क्रम में सजाना, यही होता है ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। इससे जब हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख देते हैं ना, तो इससे हम लोग इसका रेंज निकाल सकते हैं। रेंज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिसर भी कहते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को घटा देते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, सबसे लास्ट का नंबर 9 है, और माइनस सबसे छोटा नंबर क्या है, 0। जब इसको घटा देंगे तो 9, इसका मतलब इसका रेंज कितना है, 9 है। देखो, ये परिसर या रेंज निकालने से क्या पता चलता है, परिसर या रेंज निकालने से हम लोगों को आंकड़ों का फैलाव पता चलता है कि ये कितना दूर तक फैला हुआ है। तो अब हम लोग इसको बता सकते हैं। तो ये हो गया रेंज या परिसर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो बेसिकली डेटा का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आंकड़ों का संगठन इसी तरह से होता है। अब अगर ये चीज समझ में आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, बारंबारता बंटन सारणी बनाते हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाकर थोड़ा साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे रेंज या परिसर, ओ सॉरी, रेंज या परिसर। ठीक है, 9 माइनस 0 बराबर 9, इधर लिख देते हैं। ठीक है, बराबर 9, ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसको बारंबारता सारणी बंटन कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। चलो देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कुछ डेटा को रखेंगे, ठीक है, एंड उसको सजाने की कोशिश करेंगे। डेटा तो खैर हम लोग के पास है ही, अब इसको हम लोग सजाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्राप्तांक, मतलब कि कौन कौन सा डेटा है हम लोगों पे उसको प्राप्तांक कहेंगे। उसके बाद इसके बाद हम लोग बनाएंगे मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, मिलान चिन्ह के बाद बनाते हैं हम लोग बारंबारता या कुल बार। ठीक है, इसको हम लोग कुल बार कहते हैं कि ये कितने बार आया है। ठीक, अच्छा चलिए, अब इसको अगर हम लोग बनाने का कोशिश करें तो देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले प्राप्तांक मतलब होता है ऑप्टेन, कौन नंबर कितने बार आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, 9 से ये सारे नंबर को पहले लिख लेते हैं। 9 आया है, उसके बाद 8 है हम लोगों के पास। ये जो डेटा है इसमें क्या क्या है, 9 है, 8 है, उसके बाद क्या है, 7 है, 7 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, 2 है, उसके बाद 1 है, 0 है।
ये हम लोग का टोटल डेटा है, ठीक। तो ये सारे डेटा को हम लोग ऐसे लिख देंगे। उसके बाद अब जो है यहाँ पे लिखेंगे कुल, मतलब कि ये टोटल डेटा है कितना। अगर ध्यान से देखें कि 9 जो है कितनी बार आया है, मतलब कि कुल बार का मतलब यही होता है कि ये जो डेटा है, ये जो प्राप्तांक है, ये जो नंबर है, ये कितनी बार आया है। तो 9 कितनी बार आया है, अगर ध्यान से देखो तो 9 4 बार आया है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 8 कितने बार आया है, एक बार। 7 कितने बार आया है, एक बार। उसी तरह से 5 कितने बार, एक बार। 4 कितने बार, एक बार। 3 कितने बार, 2 बार। 2 कितने बार, 2 बार। 1 कितने बार, 4 बार। 0 कितने बार, 2 बार। ठीक है। और ये सारे नंबर को अगर जोड़ देना तो ये उतना ही होगा जितना कि इसको गिनने पे आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसको जोड़ने पे भी 18 ही आएगा। अगर नहीं विश्वास है तो हम लोग एक बार जोड़ते हैं, एक बार हम लोग फैक्ट चेक करने के लिए जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको जोड़ने पे भी क्या आएगा, 18 आएगा। एक बार फैक्ट चेक करने के लिए जोड़ते हैं। 4 यहाँ से 4 1 4 4 8 2 10 2 12 4 16 2 18। ठीक, तो कुल ये हो गया। अब मिलान चिन्ह में क्या करते हैं, मिलान चिन्ह को हम लोग टेली मार्क कहते हैं। मिलान चिन्ह जैसे 4 है तो 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे। 1 है तो 1, 2 फिर 1 है तो 1, फिर 1 है तो 1, फिर 2 बार है तो 1 2, फिर ये यहाँ से 2 आया है 2, फिर 4 को 1 2 3 4, फिर 2 को 1 2। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग मिलान चिन्ह को लिखते हैं, है ना। समझ में आ गया। तो ये हो गया हम लोग का बारंबारता सारणी। अच्छा, मिलान चिन्ह में एक और चीज हम लोग थोड़ा सा एक और चीज को इम्प्रूव करते हैं। देखो ये तो समझ में आ गया, बट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 9 और जोड़ते हैं। अगर यहाँ पे 2 9 और जोड़े तो यहाँ पे 2 9 और हो जाएगा। और टोटल डेटा अगर 18 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 9 यहाँ पे उस समय 4 बार था। ठीक है, अगर 2 और जोड़ दिए तो यहाँ पे कितना, 6 बार हो जाएगा 9। जब 6 बार हो जाएगा ना तो इसको मिलान चिन्ह कैसे, इसका मिलान चिन्ह कैसे लिखेंगे। देखो मिलान चिन्ह में एक चीज सीखने का है, 6 बार जब डेटा रहता है तो 6 रहेगा तो उसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। इसका मतलब ये पता चल गया हम लोग को कि 4 के बाद जो 5 आता है ना, 5 मिलान चिन्ह में उसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5। 6 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और ये एक 6। उसी तरह से मान लो कि 10 है तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और 11 रहेगा तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ में आ गया। तो ये चीज सीखना था, इसलिए दो दो डेटा हम लोग इंप्रूव करके देख लें। अच्छा एक चीज और समझो, ये तो समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। इसका जो वर्ड है जैसे प्राप्तांक, प्राप्त प्राप्तांक, प्राप्तांक का मतलब होता है ऑब्टेन्ड। ठीक है, ऑब्टेन्ड कहते हैं। मिलान चिन्ह को, मिलान चिन्ह को, मिलान चिन्ह को हम लोग कहते हैं टेली मार्क, टेली मार्क। ठीक है, कुल बार जो होता है, ये जो कुल बार है, कुल बार या इसी को बारंबारता भी कहते हैं, आगे वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा समझ में आ गया। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बढ़ते या घटते क्रम में पहले डेटा को लिखेंगे, ये समझ में आ गया। ठीक, अब इसका जो हम लोग रेंज निकाले ये भी समझ में आ गया। रेंज कैसे निकाले, मतलब कि जो सबसे छोटा डेटा है, जो सबसे बड़ा डेटा है, बड़ा डेटा में से छोटा को घटा देंगे, रेंज या परिसर आ जाएगा। इससे क्या पता चलता है, ये जो 9 आया है, ठीक है, परिसर से हम लोगों को आंकड़ों का फैलाव पता चलता है, ये समझ में आ गया। उसके बाद बारंबारता बंटन सारणी या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझ में आ गया। ये पूरा डेटा को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, प्राप्तांक, मिलान चिन्ह, कुल बार, मतलब कि ऑप्टेन, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी, सब समझ में आ गया। ये कुल यहाँ पे क्या होता है, इसको जोड़ के या टोटल डेटा जितना है दोनों समान होता है, ये चीज समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया तो अगले लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तो अगले लेक्चर में, यहाँ तक समझ में आ गया तो अगले लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा सीखेंगे।
फिलहाल के लिए इसको उतार लीजिए।